प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वह है पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ, उदय हुआ 15वीं सदी के मध्य में यूरोप में, और जिसने मानव सभ्यता संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में जो सुसुप्त अवस्था थी, गतिहीन, जिसमें मानव के जीवन के उल्लास, उन्नति, तार्किकता, वैज्ञानिकता, स्फूर्ति, आशावादिता का स्थान नहीं था। चर्च, पादरी, इनके विचार, इनका सोच, इनके आदेश लोगों पर हावी थे, जिनमें तार्किकता, व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, विवेक का अभाव था। तो वो स्थिति जिसने मानव को अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने, तार्किक आधार पर निर्णय लेने और उस पर अमल करने के लिए प्रेरित किया। मानव जीवन को स्फूर्तिवान, प्रगतिशील, उन्नतिशील, मानव और प्रकृति के सौंदर्य, वैज्ञानिक विकास, साहित्यिक विकास की जो अवधारणाएं, व्यवस्थाएं स्थापित की, यानी एक नवीन चेतना का जन्म हुआ, जो आधुनिक काल के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का बिंदु साबित हुआ। पुनर्जागरण, उसका उदय सर्वप्रथम हमें यूरोप में भी इटली में दिखाई देता है, यानी पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही हुआ। तो इसका कारण क्या था कि सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ। इसके बाद इसकी रोशनी यूरोप के अन्य देशों में प्रज्वलित हुई और इस इटली इसका प्रवेश द्वार था, जिसके माध्यम से पुनर्जागरण का यूरोप में अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार, प्रगति, उन्नति हुई। तो इसके क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था इटली की भौगोलिक अनुकूलता। भौगोलिक दृष्टि से इटली यूरोप के अन्य देशों की तुलना में उसको अनेक लाभ, अनुकूल स्थिति में था। भौगोलिक निकटता की सुविधा के कारण इटली पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। जो नवीन आर्थिक गतिविधियां, जो उन्नति हुई, विकास हुआ, व्यापारिक, वाणिज्यिक, उसका लाभ सर्वप्रथम इटली के व्यापारियों ने उठाया। इस प्रकार पूर्वी देशों से आने वाले नवीन विचारों को भी सर्वप्रथम इटली ने ही ग्रहण किया। धर्म युद्धों से लौटने वाले यूरोपीय सबसे पहले इटली के नगरों में आकर बसे और यहीं पर रुकते थे। 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के बाद वहां से भागकर आने वाले प्रमुख लेखक और कलाकारों ने भौगोलिक निकटता के कारण इटली में ही शरण ली। पुनर्जागरण के लेखकों ने मुख्य प्रेरणा प्राचीन यूनानी संस्कृति से ग्रहण की और इटली के नगर यूनानी संस्कृति के बचे हुए अवशेषों के निकटतम थे। इटली यूरोप में अपनी भौगोलिक विशिष्टता के कारण पुनर्जागरण के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का आधार बिंदु बन गया। लेकिन सिर्फ भौगोलिक अनुकूलता के कारण ही इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण नहीं हुआ, बल्कि पृष्ठभूमि में इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता, उसकी आर्थिक समृद्धि, उसके सामाजिक जीवन का विशिष्ट पहचान तत्व होना, इटली के नगर राज्य भी इसका प्रमुख कारण थे।
इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता, दूसरा कारण था पुनर्जागरण का इटली में होने का, इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता। पुनर्जागरण यूरोप के लेखकों और कलाकारों ने प्राचीन यूनान की संस्कृति के साथ साथ प्राचीन रोम की संस्कृति से भी प्रेरणा ग्रहण की। इटली स्वयं प्राचीन रोमन संस्कृति का जन्मभूमि केंद्र बिंदु था। अतः पुनर्जागरण के अंकुरित होने के लिए अपनी इस विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण इटली की भूमि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक उर्वरक थी। मैजेनिस एवं एप्पल के शब्दों में इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। यानी जो प्राचीन गौरवमय जो रोमन संस्कृति थी उसका इटली में अभी भी उसका अस्तित्व महत्व बना हुआ था, बचा हुआ था। मठों में बहुत सारा लातोनी साहित्य छिपा हुआ पड़ा था और प्राचीन रोम के से महत्वपूर्ण भवन अब भी खड़े थे। इटली ईसाई जगत का केंद्र भी था क्योंकि वहाँ रोम में पोप का निवास एवं साम्राज्य था। एक महत्वपूर्ण आधार था, महत्वपूर्ण कारण था कि जो ईसाई जगत के जो सर्वोच्च धार्मिक गुरु पोप हैं वो इटली के रोम में ही निवास करते थे। पुनर्जागरण की भावना के उद्देश्य से दृष्टि से वह एक प्रतिगामी स्थिति थी, लेकिन इसका सांस्कृतिक लाभ इटली को एक अन्य दृष्टि से भी मिला। कुछ पोप इतने कट्टर नहीं थे, उन्होंने साहित्य के विकास में अभिरुचि प्रदर्शित की। पोप निकोलस पंचम, जिनका समय है 1447 से 1455, ने वेटिकन के एक पुस्तकालय की स्थापना की एवं संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। कालांतर में इस गतिविधियों ने पुनर्जागरण के आंतरिक भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा कारण था इटली में ही पुनर्जागरण होने का, इटली की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। पूर्वी देशों एवं यूरोप के मध्य होने वाले प्रचुर व्यापार का मुख्य मध्यवर्ती केंद्र होने के कारण इटली में आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता का आगमन यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हुआ और यह आर्थिक समृद्धि इटली में पुनर्जागरण की भावना के शीघ्र उत्कर्ष के लिए दो तरह से सहायक सिद्ध हुई। पहला, इटली में एक नव धनाढ्य वर्ग, नवीन धनी वर्ग का उत्पन्न हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्नता के बल पर के दम पर स्वतंत्र जीवन शैली का अनुगामी हो गया और उसने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। इस नव धनी वर्ग ने मानववादी कलाकारों या साहित्यकारों को बड़ा उदार और संरक्षण प्रदान किया। मानववाद का संबंध मानव के प्रत्यक्ष लौकिक एवं भौतिक उत्कर्ष से था और नव धनाढ्य वर्ग की स्वतंत्र एवं कुछ अर्थों में स्वच्छंद आकांक्षाओं को यह बात अत्यंत रुचिकर लगी। दूसरी दृष्टि से मानववाद चर्च के आधिपत्य को एक चुनौती थी और इटली का नवधनी और संपन्न वर्ग धर्माधिकारियों के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लोरेंजो द मैनिफेस्टो फ्लोरेंस का सबसे धनी व्यापारी था एवं इटली के नव अभिजात वर्ग की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का सबसे जीवंत एवं क्रियाशील प्रतिनिधि था। उसने इस समय के अनेक महत्वपूर्ण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। दूसरा, व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली के नगरों का विकास तेजी से हुआ, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स आदि। ये नगर पुनर्जागरण युग की नव सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। फ्लोरेंस की प्रगति 3 क्षेत्रों पर आधारित थी: बैंकिंग, वाणिज्य और उद्योग धंधे। अमीय प्रसाद सेन लिखते हैं कि समूचे यूरोप में फ्लोरेंस के बैंकिंग प्रसार का सानी नहीं था। मिलान, एविगनन, लायंस, पेरिस, बर्गस और लंदन सभी जगह फ्लोरेंस के बैंकिंग परिवार प्रेस्कावाल्दी, बार्डी, पेरूरी, मेदिनी उच्च वित्त के क्षेत्र में दंत कथाओं के नायकों की तरह प्रसिद्ध हैं। यह उल्लेखनीय है कि पुनर्जागरण युग में अनेक कलाकार एवं लेखक फ्लोरेंस नगर के से जुड़े हुए थे और जैसे लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, मैकियावली आदि। चौथा कारण जिसके कारण इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुआ वो कारण था इटली की विशिष्ट सामाजिक स्थिति।
यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपने कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एक अलग तरीके से हुआ, जिसके कारण इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई थी। सामंतवादी व्यवस्था पुनर्जागरण के विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व था। इटली के सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्गों के मध्य अलगाव की रेखाएं कट्टरता से कभी नहीं खींची थी, बल्कि उसमें एक स्वच्छंद नागरिक चेतना के संकेत मिलते हैं। इटली में पुनर्जागरण के उदय विकास की प्रक्रिया में विषम सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं था जितना यूरोप के अन्य देशों में था। पांचवा कारण जो इटली में पुनर्जागरण होने का था वो था इटली के नगर राज्य। इटली के कुछ नगर जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, स्वतंत्र नगर राज्यों के रूप में विकसित हो गए एवं उनके जनतंत्रवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इन नगर राज्यों पर सम्राट और पोप का नियंत्रण अपेक्षाकृत बहुत कमजोर था, शिथिल था। ये नगर राज्य पुनर्जागरण की उद्घोषणा के प्रारंभिक प्रमुख केंद्र बन गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में भी सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण होने के विभिन्न जो अनुकूल और सहायक कारण वहाँ मौजूद थे, जिनके कारण सर्वप्रथम जो नवीन जागृति, नवीन चेतना, नवीन स्फूर्ति, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, विवेकशीलता, इनका जन्म वहाँ हुआ और उनके लोगों ने इटली से बाहर निकल के उन्होंने यूरोप के अन्य देशों में भी जो पूर्ववर्ती, जो निराशावादी, अवैज्ञानिक, अतार्किक, अविवेकशील जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था जिसमें धर्म, चर्च, पादरी उनका बोलबाला था, उनके स्थान पर एक नवीन युग, नवीन चेतना का विकास किया। धन्यवाद।